हेलो टू ऑल माय यंग फ्रेंड जो इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं और जो ये वीडियो देख रहे हैं कैलकुलस में इजी सीरीज में आप सबका स्वागत है। इससे पहले के वीडियो में हमने डिस्कस करा था टॉपिक एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशंस का। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स को कंटिन्यू करते हुए आज हम अपना दूसरा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। तो इसको शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव को डिस्कस करते हैं। हालांकि हमने पहले इसका आइडिया दिया था, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर फिर से इसे डिस्कस करा जाए। तो मान लीजिए कोई कर्व है आपके पास, उस पर एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है। अगर आप PQ को मिला देंगे तो इस लाइन को क्या कहते हैं, क्या आप जानते हैं? सोचिए पॉज करके। हो सकता है कुछ लोगों ने सही गैस करा हो। इसको कहते हैं सीकेंट। अब अगर हम Q को ऐसे मूव करते हैं कि ये कर्व के ऊपर P की तरफ को मूव करे तो क्या होगा? देखिए, जब बिल्कुल Q P के ऊपर पहुंच जाएगा तो ये सीकेंट क्या बन जाएगी? टेंजेंट। तो हम कहते हैं द लिमिटिंग पोजीशन ऑफ PQ एज Q मूव्स नियरर टू P अलोंग द कर्व। जो लिमिटिंग पोजीशन है बिल्कुल, उसको कहते हैं, उस पोजीशन PQ को हम कहते हैं टेंजेंट एट पॉइंट P। अब मान लीजिए हमारे पास ये कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स। इस पे हमने P लिया, इस पे हमने Q लिया। हमने ये लाइन बनाई, ये हमारी सीकेंट हो गई। मान लीजिए ये एंगल फाई है, एक्स एक्सिस से बना रही है। अब यहां पर हमने P पर टेंजेंट बनाया और टेंजेंट जो है वो थीटा बना रहा है और ये पॉइंट R है और ये पॉइंट मान लीजिए S है। यहां से हमने एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींची, तो ये अगर फाई है तो ये एंगल भी फाई होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स, जब दो पैरेलल लाइंस किसी ट्रांसवर्सल कोई कट करता है तो ये एंगल बराबर होते हैं। इन्हें कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल, सॉरी करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल कहते हैं ये वाले एंगल्स को ऑल्टरनेट कहते हैं, और ये एंगल और ये एंगल है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये एंगल भी हमारा फाई होगा। P से हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं एक्स एक्सिस पर, Q से भी हम डालते हैं, ये T और ये Q और ये पॉइंट मान लीजिए V है। अब देखिए, अगर ये पॉइंट W है, ये पॉइंट अगर हमारा A है तो x कोऑर्डिनेट है A, तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा? y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा एफ ए। इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा एफ ए। तो P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? A और एफ ए, ये हो जाएंगे कोऑर्डिनेट P के। ठीक है, उसके बाद हम A में Q जो है वो बहुत करीब है P के, यानी डेल्टा ए आगे है सिर्फ थोड़ा सा। अब क्या होगा? Q के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? यहां पर x कोऑर्डिनेट हो गए a प्लस डेल्टा ए। ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एफ ए प्लस डेल्टा ए, जैसे हमने यहां किया। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे Q के? a प्लस डेल्टा ए, एफ ए प्लस डेल्टा ए। अब आप देखिए कि tan फाई किसके बराबर होगा? tan फाई बराबर होगा एफ ए प्लस डेल्टा ए माइनस एफ ए, ये अपॉन ए प्लस डेल्टा ए माइनस ए, यानी सिर्फ डेल्टा ए। तो ये tan फाई बराबर हो जाएगा एफ ए प्लस डेल्टा ए माइनस एफ ए अपॉन
डेल्टा ए। ठीक, ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी, tan फाई की। तो एज द पॉइंट Q अप्रोचेस P, द लिमिटिंग पोजीशन ऑफ PQ इज द टेंजेंट, जो हम अभी डिस्कस करें। इसका मतलब जो उस वक्त क्या होगा, ये tan फाई जो है वो tan थीटा के बराबर हो जाएगा जब ये Q पॉइंट जो है वो P पर कोइंसाइड कर जाता है। तो tan थीटा बराबर हो जाएगी एफ ए प्लस डेल्टा ए माइनस एफ ए अपॉन डेल्टा ए लिमिट डेल्टा ए टेंडिंग टू जीरो। क्योंकि डेल्टा ए जब जीरो हो जाएगा, जब क्यू जो है वो पी पे आएगा, तो ये डेल्टा ए क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं। इसी तरह से हम ये डेरिवेटिव लिखते हैं। तो tan फाई और tan थीटा बराबर हो जाएंगे जब Q जो है वो P पर कोइंसाइड कर जाएगा। इसका मतलब यह है कि डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एनी पॉइंट P इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा है डेरिवेटिव और इसी की वैल्यू है tan थीटा। तो डेरिवेटिव जो है किसी भी पॉइंट पर वो क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट। तो ये इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मुझे उम्मीद है कि क्लियर होगा। सो इफ वी हैव कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स, किसी भी पॉइंट, इस पॉइंट पर हमें डेरिवेटिव निकालना है, तो हम क्या करें, अगर टेंजेंट डाल के हम स्लोप निकाल लें, यानी tan थीटा ये बराबर होगा एफ डैश एक्स। सो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एनी पॉइंट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। आई होप कि ये बिल्कुल क्लियर हो है आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। ये हमारा कोई भी कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये पॉइंट है हमारा P ए बी, या हमने P पर टेंजेंट ड्रॉ करी लाइन A और B, तो ये हमारी टेंजेंट है। ठीक, अब अगर कोई लाइन इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करी जाए जो P से पास हो, यानी ऐसे CD, ये इसके परपेंडिकुलर, तो CD को हम क्या कहेंगे, नॉर्मल एट P, यानी CD जो है वो हमारी P पर नॉर्मल होगी। ये टेंजेंट है तो ये होगी नॉर्मल। अब यहां पर एक चीज है कि अगर टेंजेंट का स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर मान लीजिए mt है, ये बराबर किसके होगा, एफ डैश एक्स एट ए बी, यानी एफ डैश निकालिए फिर उसमें ये ए बी रख दीजिए, एक्स की जगह और वाई की जगह बी, तो हमारा ये स्लोप निकल आएगा। तो अगर mt टेंजेंट का स्लोप है, तो नॉर्मल का स्लोप जो है एम एन, अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल है mt इंटू एम एन बराबर होगा -1। अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप को मल्टीप्लाई करें तो वो -1 आता है। ठीक है, एम एन नॉर्मल बराबर होगा -1 अपॉन एम टी, तो ये बराबर होगा -1 अपॉन एफ डैश एक्स एट ए एंड बी। तो हमको उम्मीद है कि आपको ये पता होगा कि ये कहां से आता है फॉर्मूला, तो हम थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं आपको। अगर एक लाइन का स्लोप m1 है और दूसरी लाइन का स्लोप m2 है, तो इनके बीच का एंगल tan थीटा, उसका फॉर्मूला होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अगर ये थीटा 90 डिग्री है तो ये नीचे का होना चाहिए 0, इसका मतलब है m1 m2 बराबर होना चाहिए -1।
ठीक है, ये फॉर्मूला हमने यहां लगाया। अब यह है कि अगर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है तो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, किसी लाइन का स्लोप अगर m है और वो x1 y1 से पास हो रही है, इसकी इक्वेशन होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x। ये हमारी लाइन की इक्वेशन होती है जो x1 y1 से पास हो रही है और उसका स्लोप m है। तो टेंजेंट जो है हमारा कहां से पास हो रहा है, ए बी से, और उसका स्लोप है एफ डैश एक्स एट ए एंड बी। ठीक है, या एफ डैश ए लिखें हम, एक्स अगर ये खाली एक्स में एक्सप्रेशन है तो एफ डैश ए लिख सकते हैं। इसका मतलब है इक्वेशन टू टेंजेंट एट पी बराबर होगी y माइनस बी इज इक्वल टू एफ डैश ए एक्स माइनस ए। ये हमारी टेंजेंट की इक्वेशन होगी, एम एक्स माइनस ए और एफ डैश ए एट एक्स माइनस ए। तो नॉर्मल भी यहीं से पास हो रहा है, ए और बी से, तो नॉर्मल की इक्वेशन होगी y माइनस बी सेम इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, ये तो ऐसे ही रहेगा, उसका स्लोप होगा माइनस वन अपॉन एफ डैश ए, ये हमने अभी बताया। ठीक, तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट करने वाली चीजें हैं, हमने पहले भी डिस्कस करी थी। अगर कोई कर्व में कॉर्नर है तो वहां पर dy बाई डी एक्स एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे मान लीजिए ये कर्व्स हैं इस तरह के हमारे पास, तो ये देखिए ये सब इसमें कॉर्नर्स हैं। तो इसका रीजन ये होता है कि यहां पर हमारा राइट डेरिवेटिव और लेफ्ट डेरिवेटिव बराबर नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि टेंजेंट इज नॉट पॉसिबल एट दीज पॉइंट्स, इन पॉइंट्स पर टेंजेंट पॉसिबल नहीं होता है। और देखिए हम बता देते हैं, थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं कि क्यों पॉसिबल नहीं होता है। मान लीजिए किसी कर्व में कॉर्नर है, ये है कर्व, तो आप बोलेंगे कि भाई टेंजेंट तो वो लाइन होती है जो इसको टच करती हुई जाए, तो इस जगह टच करती हुई तो बहुत सी लाइनें जाएंगी, ये भी ये भी ये भी, तो इनफाइनाइट लाइंस हो जाएंगी। तो इस पे टेंजेंट पॉसिबल नहीं होता है। और वैसे अगर आप देखें कि लेफ्ट डेरिवेटिव यानी रेड लाइन का स्लोप और राइट डेरिवेटिव यानी ग्रीन लाइन का स्लोप जो है वो बराबर नहीं होता है। तो इसीलिए जब हमारा राइट डेरिवेटिव और लेफ्ट डेरिवेटिव बराबर नहीं होगा तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, मतलब वहां पर आप टेंजेंट डाल ही नहीं सकते। ठीक, अगर कर्व स्मूथ है तो यहां एक ही लाइन होगी टेंजेंट की। देखिए अब लेफ्ट डेरिवेटिव थोड़ा सा मैंने जरा सा एक्स के राइट में जाके ग्रीन से राइट डेरिवेटिव और थोड़ा सा लेफ्ट में जाके ये लेफ्ट डेरिवेटिव जो रेड से बनाया, लेकिन जैसे जैसे आप इस पॉइंट के बिल्कुल करीब आओगे ये रेड लाइन और ग्रीन लाइन एक हो जाएगी, यानी लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव बराबर हो जाएगा। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल टेंजेंट्स। तो पहली चीज तो हमने डिस्कस करी कि अगर कोई कॉर्नर कर्व होगा तो उस पर टेंजेंट नहीं डाल सकते आप, वहां पर टेंजेंट नहीं होगा। अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टेंजेंट, अगर कहीं पर किसी कर्व, ये कर्व है, इस पर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है यानी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, और वर्टिकल है यानी एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाता है। ये दो केसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको पता चलेगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर कर्व इज सेड टू हैव अ हॉरिजॉन्टल टेंजेंट एट पॉइंट ए एंड एफ ए, हम लिख सकते हैं ए अगर एक्स कोऑर्डिनेट है तो वाई कोऑर्डिनेट एफ ए लिख सकते हैं, इसीलिए हमने इस तरह से लिखा है। अगर हमारा एफ डैश ए जीरो हो जाए यानी dy बाई डी एक्स जीरो हो जाए तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। वर्टिकल टेंजेंट के लिए पॉइंट पी पर
जब होगा जब एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये क्या है, इस पॉइंट पर डेरिवेटिव है। देखिए यही तो है हमारा डेरिवेटिव, तो या तो ये प्लस इंफिनिटी हो या माइनस इंफिनिटी हो, ठीक है। यानी आपके लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव या तो प्लस इंफिनिटी हो या माइनस इंफिनिटी हो, तभी वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा, ठीक। सो लेफ्ट एंड राइट डेरिवेटिव शुड बी आइदर प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। कहीं पर अगर हो कि लेफ्ट डेरिवेटिव प्लस इंफिनिटी और राइट डेरिवेटिव माइनस इंफिनिटी या इसका उल्टा, तो वर्टिकल टेंजेंट नहीं एग्जिस्ट करेगा, ठीक। तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट के लिए तो बहुत आसान है समझना। अगर ये मान लीजिए आपका कर्व है, तो ये सारे टेंजेंट हॉरिजॉन्टल हैं आपके, देखिए ये सब हॉरिजॉन्टल है, तो इनका स्लोप क्या होगा, जीरो। तो डी वाई बाई डी एक्स जो है वो जीरो होगा, एफ डैश एक्स जीरो होगा, ठीक। तो उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वर्टिकल टेंजेंट में हम क्यों कहते हैं कि लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव या तो प्लस इंफिनिटी हो या माइनस इंफिनिटी हो, इसके लिए थोड़ा सा हमें जो है कुछ एग्जाम्पल्स और 10x के कर्व समझना पड़ेगा। ये हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहां ज्यादा अप्रोप्रिएट है डिस्कस करना, तो हम फिर से इसे डिस्कस कर रहे हैं। वैसे आप अगर लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव के अंदर जाएं डिफरेंशिएबिलिटी के टॉपिक में, तो ये चीज मैंने डिस्कस करी है, फिर भी यहां डिस्कस करने में कोई हर्ज नहीं। तो हम लोग एक बार फिर से इसकी एग्जाम्पल्स देखते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ये एक कर्व है किसी फंक्शन का, और ये इसका पॉइंट है ए, यहां पर मैंने डाला तो ये वर्टिकल टेंजेंट थोड़ा रेड लाइन है ना, ये रेड लाइन जो है वर्टिकल टेंजेंट है। इसी तरह से कि ये कर्व है, बी पे डाला, ये भी वर्टिकल टेंजेंट है। तीसरा कर्व ये है, इस पे सी पे मैंने डाला, यहां भी वर्टिकल टेंजेंट है। तो वर्टिकल टेंजेंट के लिए आपके हिसाब से क्या कंडीशन होना चाहिए, आपके हिसाब से इन तीनों केसेस में क्या होना चाहिए, इन पॉइंट्स पर, इन तीनों पॉइंट्स पर डी वाई बाई डी एक्स यानी बराबर जो है टेन थीटा, वो बराबर होना चाहिए टेन 90 और वो इंफिनिटी हो जाना चाहिए। नॉर्मली अगर किसी से पूछें तो वो यही बताए, लेकिन ऐसा नहीं है, इसीलिए मैंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर देखिए। तो यहां पर राइट डेरिवेटिव और लेफ्ट डेरिवेटिव प्लस इंफिनिटी है, ठीक है। तो यहां इसका मतलब है डी वाई बाई डी एक्स जो है प्लस इंफिनिटी है, और यहां पर हालांकि इंफिनिटी के डेरिवेटिव को हम जो है वो आ, आ, नहीं मानते, इनडिटर्मिनेट होता है। तो लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव इसका प्लस इंफिनिटी, यहां पर लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव माइनस इंफिनिटी है। देखिए लाइन तो एक ही है, यहां हम कह रहे हैं प्लस इंफिनिटी और यहां हम कह रहे हैं माइनस इंफिनिटी, ये कैसे हो सकता है। और तीसरे केस में हम कह रहे हैं कि राइट डेरिवेटिव प्लस इंफिनिटी और लेफ्ट डेरिवेटिव माइनस इंफिनिटी, ये कैसे होता है। तो इसके लिए हम चलिए आपको समझाते हैं। इससे पहले आपको समझना पड़ेगा tan x का कर्व। तो चलिए समझते हैं tan x के कर्व से। ये है tan x का कर्व जो हम बनाते हैं 0 से पाई तक, tan 0 0 और tan पाई बाई 2 होगी इंफिनिटी। हमने ग्रीन बनाया है इस रीजन में कर्व पर, और tan पाई फिर से 0 होता है, और उधर से आए तो कर्व ऐसे नीचे जाता है माइनस इंफिनिटी की तरफ, यानी ऐसे। अब अगर हम 0 से पाई के बीच में कोई एंगल लेते हैं अल्फा, तो इसकी tan होगी ये, और ये पॉजिटिव है, तो अल्फा एक्यूट है, तो tan इसकी क्या है, पॉजिटिव है। अब आप स्लोली स्लोली एंगल को बढ़ाएं, यानी यहां आपने किया तो tan इसकी ये होगी, और जैसे जैसे आप बढ़ाते चले जाएंगे tan बढ़ती चली जाएगी, और ये tan किधर पहुंचेगी, इंफिनिटी। जैसे कि अगर कोई आप इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे
पाई बाय 2 की तरफ, तो बिल्कुल ऐसे है कि जैसे कोई इस कर्व पर स्प्रिंटर रेस कर रहा है, तो किधर पहुंचेगा? प्लस इन्फिनिटी। इसका मतलब है कि अगर आप एक्यूट एंगल को बढ़ाते बढ़ाते पाई बाय 2 तक पहुंचेंगे, तो किधर पहुंचेंगे आप? प्लस इन्फिनिटी। लेकिन अगर आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल है बीटा, तो बीटा में इसकी tan क्या होगी? देखिए, ये होगी नेगेटिव वैल्यू, ये। और जैसे जैसे आप पाई बाय 2 की तरफ बढ़ेंगे, ये नेगेटिव और कम होती चली जाएगी वैल्यू, यानी माइनस इन्फिनिटी की तरफ बढ़ती चली जाएगी। तो अब बीटा ऑब्ट्यूज है, तो इसकी tan नेगेटिव है, और जैसे आप बीटा को पाई बाय 2 की तरफ बढ़ाएंगे, यानी कम करते करते पाई बाय 2 लाएंगे, तो ये किधर बढ़ेगी? इन्फिनिटी की तरफ। बिल्कुल ऐसी है कि जैसे कोई स्प्रिंटर इस कर्व पे ऐसे रेसिंग कर रहा हो, तो वो कहां पहुंचेगा? वो माइनस इन्फिनिटी। इस मतलब हुआ कि एक्यूट एंगल को और बढ़ा के पाई बाय 2 की तरफ जाएंगे तो प्लस इन्फिनिटी पहुंचेंगे, लेकिन ऑब्ट्यूज एंगल को घटा के पाई बाय 2 की तरफ पहुंचेंगे तो माइनस इन्फिनिटी पहुंचेंगे। तो पहुंच रहे हैं हम पाई बाय 2, लेकिन एक तरफ से हम पहुंच जाएंगे प्लस इन्फिनिटी और एक तरफ से हम पहुंचेंगे माइनस इन्फिनिटी। अब ये चीज आप ध्यान में रख के समझिए पहले कर्व को, तीनों केसेस को समझते। तो इंक्रीजिंग फंक्शन, अब देखिए ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये बढ़ रहा है इधर भी। अगर इसके दो पार्ट करें तो इधर भी ये बढ़ रहा है और इधर भी ये बढ़ रहा है, इनके इसे कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, ये बढ़ रहा है। अब हम इसके दो टुकड़े करते हैं। लेफ्ट का टुकड़ा ए पर हम अगर इसका लेफ्ट डेरिवेटिव निकालें तो क्या करेंगे? ए से हम थोड़ा सा एक पॉइंट को ज्वाइन करेंगे और फिर इस पॉइंट को ऐसे बढ़ाते बढ़ाते ए की तरफ करेंगे, यही हमारा कहलाया जाता है लेफ्ट डेरिवेटिव। अब आप देखें, अगर यहां पर इस लाइन का स्लोप ये क्या है? एक्यूट, तो ये एक्यूट है, तो इसका स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव। आहिस्ता आहिस्ता आप जैसे जैसे ए की तरफ बढ़ेंगे तो ये एंगल यहां ये था, अब थोड़ा सा बढ़ गया, यहां पर और बढ़ गया। अब ये एंगल जैसे जैसे ये पॉइंट इधर से बढ़ता जा रहा है, ये 90 की तरफ बढ़ रहा है, और जब ये पॉइंट ये वाला पॉइंट ए पर कोइंसाइड कर जाएगा तो ये 90 हो जाएगा। लेकिन एक्यूट से बड़ा है तो ये क्या होगा? लेफ्ट डेरिवेटिव प्लस इन्फिनिटी होगा। इसी तरह से अगर आप आधा कर्व ये लें, अब इसको आप ये पॉइंट यहां से लेके इसको आहिस्ता आहिस्ता आप इधर लेके जाएं, तब भी यहां पर स्लोप जो है वो ये एंगल एक्यूट है, बढ़ते बढ़ते ये जैसे जैसे आप इस पॉइंट को इस कर्व पे चलाते हुए ए की तरफ लाएंगे, तो जब ए पे आएगा तो ये लाइन वर्टिकल हो जाएगी और उस टाइम भी जो है ये इंफिनिटी को पहुंचेगा, क्योंकि एक्यूट से पहुंच रहा है। तो राइट डेरिवेटिव भी प्लस इंफिनिटी है। तो यहां पर टेंजेंट जो है वो एग्जिस्ट करता है, क्योंकि लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव दोनों जो है वो प्लस इंफिनिटी है। इसी तरह से डिक्रीजिंग फंक्शन, ये वाला फंक्शन, अब ये देखिए फंक्शन अगर आप इसके दो टुकड़े कर दें तो ये डिक्रीज कर रहा है, हमारी दूसरी जो एग्जाम्पल थी। तो इसके दोनों टुकड़ों को एनालाइज करते हैं, तो ये बिल्कुल उसी तरह से हम थोड़ा सा लेफ्ट को गए। अब देखिए यहां पर इस लाइन का एंगल ऑब्ट्यूज है, तो इसकी tan होगी निगेटिव। जैसे जैसे आप इसके करीब लेके आएंगे तो ये 90 पहुंच जाएगा, लेकिन ऑब्ट्यूज से पहुंचा तो लेफ्ट डेरिवेटिव माइनस इंफिनिटी। बिल्कुल इसी तरह से आपने इसका दूसरा टुकड़ा किया तो यहां भी ये एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज है, तो क्या होगा? जब आप इस पॉइंट को करीब करेंगे बी से, तो ऐसे ऐसे होके जब पहुंचेगा तो यहां भी वो माइनस इंफिनिटी पहुंचता, तो राइट डेरिवेटिव भी माइनस इंफिनिटी। तो लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव दोनों माइनस इंफिनिटी हैं। अब इस कर्व को देखिए, थोड़ा पिक्यूलियर, इसको भी हम दो टुकड़ों में बांटते हैं। ये डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी इधर डिक्रीज कर रहा है और इधर इंक्रीज।
तो जब ये डिक्रीज कर रहा है तब अगर हम ये लेफ्ट डेरिवेटिव लेंगे तो यहां ऑब्ट्यूज है एंगल, और जैसे जैसे इस पॉइंट को आप सी की तरफ मूव करेंगे तो ये ऑब्ट्यूज से π/2 पहुंच रहा है, तो लेफ्ट डेरिवेटिव आपका माइनस इंफिनिटी है। लेकिन राइट में अगर आप देखेंगे तो राइट में ये एंगल एक्यूट है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब अगर आप इस पॉइंट को मूव करेंगे सी की तरफ तो ये एक्यूट से π/2 की तरफ पहुंचेगा, तो राइट डेरिवेटिव आपका क्या हो जाएगा, प्लस इंफिनिटी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट के लिए एफ डैश ए बराबर होगा 0 अगर ए और एफ ए के ऊपर आप निकाल रहे हैं टेंजेंट। लेकिन वर्टिकल टेंजेंट के लिए एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच लिमिट एच टेंडिंग टू 0 या तो प्लस इंफिनिटी हो या माइनस इंफिनिटी हो, तभी हमारा टेंजेंट एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज वर्टिकल टेंजेंट नहीं एग्जिस्ट करता है। ये आपको इन तीनों एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा। तो इस टॉपिक पे बस इतना ही थ्योरेटिकल पार्ट में। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द फॉलोइंग कर्व्स। पहला y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर